जी नमस्कार। मैं राम मुरारी। चुनावी चर्चा में आज बात बक्सर की। वैसे बक्सर अभी हाल तक इलेक्शन मोड में ही था, जहां उसने चुनावी खेल में पैसे और पावर की पॉलिटिक्स भी देखी तो स्थानीय स्तर पर सियासत के बनते बिगड़ते समीकरण भी। लेकिन वो नगर परिषद के उपचुनाव का मामला था, जबकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम आज बक्सर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जिसमें लोकल पॉलिटिक्स के साथ राज्य की राजनीति भी अहम भूमिका निभाती है। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल बक्सर की राजनीतिक परिस्थितियां और चुनावी परिदृश्य क्या है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा बक्सर विधानसभा क्षेत्र इंडिया यानी महागठबंधन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, कांग्रेस के लिए भी ये बहुत अहम है, क्योंकि यह उन चुनिंदा सीटों में शामिल है जिसने कांग्रेस की बिहार में खत्म होती साख को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखी है। वह भी एक बार नहीं, लगातार 2 बार से। 2015 और 2020 के दोनों विधानसभा चुनाव में बक्सर से कांग्रेस उम्मीदवार संजय कुमार तिवारी ने जीत दर्ज की है। अपने लोगों के बीच और स्थानीय स्तर पर मुन्ना तिवारी के नाम से चर्चित संजय तिवारी इस बार भी जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाने की फिराक में है। अगर वे इसमें कामयाब होते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह उनकी बड़ी जीत तो होगी ही, बिहार में अपनी खोई जमीन पाने के लिए बेचैन कांग्रेस को भी इससे काफी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि कभी कांग्रेस की पारंपरिक सीटों में शुमार रही बक्सर की सीट पर पार्टी की जीत के सूखे को 3 दशक बाद 2015 में संजय तिवारी ने ही खत्म किया था। उससे पहले 1985 में आखिरी बार कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर श्रीकांत पाठक ने यहां से जीत दर्ज की थी। बहरहाल बात अगर फिलहाल की चुनावी हलचलों और हालात पर करें तो अभी तक यहां भी मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन यानी बीजेपी बनाम कांग्रेस ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे यह तस्वीर बदल भी सकती है, क्योंकि पत्ते अभी छुपे हुए हैं और कौन कौन तथा कितने उम्मीदवार यहां से चुनाव मैदान में होंगे सामने आना बाकी है। उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद मुकाबले का रुख बदल भी सकता है और प्रतिद्वंदी भी। आमने सामने की सीधी लड़ाई की जगह त्रिकोणीय या बहुकोणीय संघर्ष भी हो सकता है। लेकिन असल में होगा क्या, यह तभी स्पष्ट होगा जब बक्सर सीट से लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। वैसे मुकाबला चाहे जैसा हो, इसके केंद्र में सीटिंग एमएलए होने के चलते संजय तिवारी ही रहेंगे और बाकी उम्मीदवारों के निशाने पर भी। अगर सीटों और टिकटों के बंटवारे में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो यह तय है कि महागठबंधन की ओर से बक्सर सीट कांग्रेस के खाते में ही रहेगी और कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक संजय तिवारी ही एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। फिलहाल चुनावी परिदृश्य में बक्सर सीट पर संजय तिवारी की दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन यह भी तय है कि इस बार उनकी राह आसान नहीं रहने वाली। विरोधियों से तो उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी ही, जनता के असंतोष का भी सामना करना पड़ सकता है। दरअसल सीटिंग एमएलए होने के चलते स्थानीय मुद्दों और समस्याओं पर जनता के असंतोष और विरोध का सबसे ज्यादा सामना भी उन्हें ही करना है। संजय तिवारी 2 बार से विधायक हैं, लिहाजा उनके कार्यकाल का आकलन भी होगा और आलोचना भी। संजय तिवारी जनता के सवालों और शिकायतों का क्या जवाब देंगे और जनता उससे कितनी संतुष्ट होती है, यह देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात यह भी होगी कि बक्सर में इस बार स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहते हैं या राज्य स्तरीय। वैसे अभी बिहार की राजनीति का जो रंग दिखाई दे रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि एनडीए हो या महागठबंधन, ज्यादा जोर राज्य स्तरीय मुद्दों को ही उठाने में है। लेकिन सच यह भी है कि विधानसभा के चुनाव में लोकल फैक्टर और लोकल इश्यूज भी
बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और कोई भी पार्टी या कैंडिडेट इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। संजय तिवारी के लिए स्थानीय स्तर पर पार्टी और गठबंधन के घटक दलों के असंतोष को भी साधना बड़ी चुनौती होगी। बीते कुछ समय से बक्सर कांग्रेस के भीतर काफी उठापटक हुई है, जो स्थानीय स्तर पर असंतोष का कारण बन सकती है। इसके अलावा आरजेडी में भी एक गुट बक्सर पर कांग्रेस की दावेदारी से नाराज रहता है। वैसे गठबंधन की राजनीति में ऐसी हर सीट पर ऐसा असंतोष देखने को मिलता है, जो कहीं कहीं भारी भी पड़ जाता है। मुन्ना तिवारी के लिए इस असंतोष को सही से डील करना भी चुनौती भरा रहेगा। बात अगर एनडीए कैंडिडेट की करें तो बक्सर से बीजेपी का लड़ना तय है, लेकिन बीजेपी से उम्मीदवार कौन होगा यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। बीजेपी की ओर से बक्सर सीट के लिए संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कई नाम दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबकी अपनी अपनी दावेदारी भी है। उम्मीदवारी की दौड़ में इनमें से बाजी कौन मारेगा ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात यह भी होगी कि बीजेपी इनमें से ही किसी पर भरोसा जताएगी या कोई नया चेहरा लाकर अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को चौंका देगी, जैसा कि उसने लोकसभा चुनाव में किया था। यहां गौर करने की बात यह भी है कि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो फिलहाल सीधे सीधे बीजेपी से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन बीजेपी से टिकट हासिल करने की कोशिश में भरपूर हैं और बक्सर को धार्मिक पहचान दिलाने के नाम पर सनातन और हिंदुत्व का वही राग गलाप रहे हैं जो बीजेपी का रहा है। टिकट देते समय बीजेपी इन्हें कितना तवज्जो देती है यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल बक्सर सीट पर बीजेपी की दावेदारी मजबूत तो है, लेकिन कितनी इसका पता उम्मीदवार का नाम सामने आने पर ही चल पाएगा, और यह भी कि वह वर्तमान विधायक संजय तिवारी को चुनौती देने में कितना सक्षम है। यहां देखने वाली बात यह भी होगी कि बीजेपी उन बाकी दावेदारों को कैसे साथी और संतुष्ट रख पाती है जो टिकट मिलने की आस लगाए हुए थे। टिकट न मिलने से अगर उनमें नाराजगी और संतोष फैलता है तो चुनाव में बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बक्सर में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई को जो दल त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना सकते हैं, उनमें बीएसपी और प्रशांत किशोर की जनसुराज मुख्य है। प्रशांत किशोर का बक्सर से पुराना और गहरा नाता रहा है। उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे यहाँ के मशहूर चिकित्सक थे और स्थानीय स्तर पर उनका प्रभाव भी काफी था, खासकर उस ब्राह्मण बिरादरी में जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की समर्थक मानी जाती है। ऐसे में अगर जनसुराज यहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो कांग्रेस बीजेपी दोनों को चुनौती मिलनी तय है, लेकिन यह चुनौती कितनी बड़ी होगी यह इस पर निर्भर करेगा कि जनसुराज टिकट किसे देती है। बात बीएसपी की करें तो बिहार की जिन सीटों पर बीएसपी का प्रभाव दिखाई पड़ता है उनमें एक बक्सर भी है। 2005 में बीएसपी हृदय नारायण सिंह के जरिए यहां जीत का परचम भी लहरा चुकी है। बीएसपी अपने कोर वोटरों के जरिए किसी भी बाजी को पलटने की क्षमता रखती है। इस बार बक्सर में वह किसके दम पर ताल ठोकेगी यह अभी क्लियर नहीं है। बीएसपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है अपने वोट बैंक को बचाए रखना, जो खिसकते हुए भीम आर्मी में शिफ्ट हो रहा है। अगर भीम आर्मी भी चुनावी मैदान में उतर गई तो बीएसपी की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है और दोनों का मैदान में होना एनडीए और इंडिया गठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। एआईएम भी बक्सर के चुनावी खेल में शामिल हो सकती है। महागठबंधन से नाउम्मीद होने के बाद ओवैसी जिस तरह से बिहार में थर्ड फ्रंट खड़ा करने में लगे हैं, अगर इसमें वे कामयाब होते हैं तो चुनावी मुकाबले को और रोचक हो जाने की पूरी उम्मीद है, बक्सर ही नहीं पूरे राज्य के। इसके अलावा कुछ अन्य छोटी पार्टियां और स्वतंत्र उम्मीदवार भी बक्सर के चुनावी मुकाबले को रोचक और त्रिकोणीय बना सकते हैं।
जैसा कि बीते लोकसभा चुनाव में बक्सर सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर एक्स IPS आनंद मिश्रा ने किया था। इस बार भी अगर वैसा कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो ये चुनाव भी दिलचस्प हो सकता है। वैसे बिहार की चुनावी राजनीति में जाति एक अहम फैक्टर है और यह तमाम मुद्दों यहां तक कि विकास पर भी भारी पड़ जाता है। बक्सर विधानसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी चुनाव में जातीय समीकरण प्रभावी होते हैं और इनका खेल भी खूब देखने को मिलता है। बहरहाल बक्सर के जातीय समीकरणों पर चर्चा कभी और किसी वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।